नमस्कार छात्रों, मैं राकेश कुमार गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो है 11वीं क्लास का जो इतिहास है उसके अध्याय हैं संस्कृतियों का टकराव। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पे चलें तो जैसा कि आपने इसके पहले अध्याय में आपने पढ़ा कि बदलती हुई परंपराएं, यह अनुभाग 3 के अंतर्गत है, जिसमें है क्या कि बदलती हुई परंपराओं के अंतर्गत पहला जो चैप्टर था 3 वर्ग था, उसके बाद है आपका आता है बदलती हुई परंपराएं, और उसके बाद जो आज का चैप्टर है वो है संस्कृतियों का टकराव। तो आपने पूर्व के अध्यायों में देखा होगा कि किस तरह से साम्राज्य अनुभाग के अंतर्गत साम्राज्य का निर्माण हुआ और किस तरह से आप देखें कि संस्कृतियों का निर्माण हुआ, फिर बदलाव हुए, और उसमें अब इस चैप्टर का जो अंतिम भाग है वो है आपका संस्कृतियों का टकराव। तो किस तरह से इसमें देखा जा रहा है कि जैसे आपका यूरोप के जो देश थे और वो जब भौगोलिक खोजें हुई, मानवता का सुधार हुआ या फिर नए नए दर्शन शास्त्रों का अनुभव हुआ और फिर उसके दर्शन शास्त्र से विभिन्न विषयों का अध्ययन हुआ, जिससे कि आप पहले के अध्याय में पहले के चैप्टर में आप अध्ययन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। और उसी के आगे की कड़ी में जब आप देखेंगे तो उनके द्वारा जैसे ही मानवता का विकास हुआ तो देखा जाने लगा धर्म युद्ध के बाद कि कुछ लोग जो शिक्षित थे वो अब देखने लगे कि अब यूरोप में जब भूमि की कमी पड़ रही है या फिर हम कहीं और दूसरे जगह की तलाश करें, तो भौगोलिक खोजें हुई और नए नए ब्रह्मांड का जो विस्तार था उसके बारे में समझा गया। तो उन्होंने फिर दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसना अपने को अच्छा समझा, और फिर इसी क्रम में जब वह दूसरे स्थानों की खोज की तो यहाँ तक के इस के अंतर्गत आए कि दूसरी संस्कृतियों से उनका संपर्क संभव हुआ, और इसी क्रम में दोनों संस्कृतियों के बीच जो संबंध थे वो टकराव की स्थिति में आई और फिर उसके बाद नए संस्कृतियों का निर्माण हुआ। तो चले आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं आप स्लाइड के पास। आज इस सत्र के अंतर्गत हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या कि कैरिबियन जो द्वीप समूह है उसके अंतर्गत जो कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जो जन समूह हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो राज व्यवस्थाएं थी जिसमें मुख्य था एज़्टेक जन, माया लोग और पेरू के इंका लोग, इनके बारे में समझेंगे। और जो लास्ट है आपका वो समझेंगे यूरोप वासियों का खोज यात्राएं और अटलांटिक पारगमन। आज के भाग में पहला भाग हम क्या किए हैं कि इसको 2 भागों में विभाजित किए हैं। तो पहले भाग के अंतर्गत इन बातों को सीखेंगे, इन विषयों को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अब हम सबसे पहले कैरिबियन द्वीप समूह। सबसे पहले आप इस चित्र के माध्यम से इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से समझें कि किस तरह से विश्व को एक एकत्रित रूप दिया गया था, और जब एक देश से दूसरे देशों की तरफ आगमन शुरू हुआ तो देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है, और फिर जब टकराव हुआ तो इस तरह की स्थिति आई। यानी कि पूर्व के जो सभ्यताएं थी या उनको कहा जाए कि जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी उसको किस तरह से नष्ट किया गया, और इसके आधार पर इसी के आधार पर यह जो चैप्टर है या अध्याय है वो आधारित है कि जब संस्कृतियों का संबंध हुआ तो उसके बीच कैसे टकराव हुए और फिर नए संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। तो इसमें जो पृष्ठभूमि बनाई गई है कि जो मार्को पोलो थे, जो भौगोलिक खोजों के द्वारा उन्होंने बताया था क्या कि पृथ्वी गोल है, या फिर पृथ्वी को ऐसा समझा जाए कि एक यात्रा वृत्तांत जो मार्को पोलो के द्वारा किया गया था, तो उन्होंने एक समझ बनाई थी कि यूरोप है, एशिया है, और उसके बाद और दूसरे देशों का उन्होंने भ्रमण का नहीं दिखा पाया था क्योंकि वह खोज का क्रम चल रहा था। तो उन्हीं के आधार पर जो इटली निवासी थे क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा प्रारंभ की, और 1492 ईस्वी में उन्होंने एक द्वीप का खोज किया जिसको उन्होंने इंडीज कहा, जबकि इंडीज था नहीं, लेकिन मार्को पोलो के
दिशा निर्देश के अनुसार या फिर उनके अध्ययनों के बाद इनके जो हैं आपके अध्ययन करने के तरीके हैं, उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरे जगहों की खोज की जाए। तो उन्होंने इंडीज द्वीप समूह की तरफ बढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि बढ़ने के बाद जब वह इसमें आगे के क्रम में हम दिखा रहे हैं, एक और शब्द आता है नई दुनिया, और उसके बाद कैरिबियन क्षेत्र और ब्राजील के छोटे छोटे निर्वाह अर्थव्यवस्था। इसी के क्रम में कोलंबस ने देखा कि एक नई दुनिया भी खोजी जा चुकी है, और उसके बाद उन्होंने देखा कैरिबियन जो क्षेत्र था और ब्राजील के जो छोटे छोटे द्वीप समूह थे, उसको हम लोगों ने आगे इसके चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इससे अच्छा कंटेंट्स आपको इसमें हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, नई दुनिया कहने की बात हुई तो जो भी यह ग्रीन क्षेत्र है, आपके स्पेन यहाँ है, स्पेन से कोलंबस ने पश्चिम की ओर यात्रा की अटलांटिक महासागर को पार करके, और यह इन क्षेत्रों पर आए। यह जो द्वीप देख रहे हैं आप, इन्हीं द्वीपों पर उनका आगमन हुआ और इन द्वीपों को उन्होंने इंडीज नाम दिया। ठीक है। और उसके बाद जो दक्षिण कैरेबियन, यह जो है, इसी को आगे चल करके बनाया गया है कि, और इस खोजों को उन्होंने नई दुनिया का नाम दिया। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत, एशिया के जो और जो भी देश थे, जैसे कि उसमें उस समय के जो संस्कृति के बारे में देखेंगे तो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बारे में तो समझेंगे, तो हमारा देश जो था, भारत देश था, वो बहुत ही समृद्ध था। ऐसा नहीं था कि नई नई खोज हुई थी तो वहाँ नई दुनिया का खोज हुआ। लेकिन ऐसा तब संभव हुआ कि जब इन क्षेत्रों में धर्म युद्ध हुए, पुनर्जागरण के काल क्या हुआ, निर्धारित हुए। तो पुनर्जागरण काल के दौरान देखेंगे आप लोग कि उसमें धर्मों के जो रूढ़िवादिता थी उसको समाप्त किया गया, वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किए गए। तो इस आधार पर आप देखकर और समझ सकते हैं कि वहां के जो बुद्धिजीवी या कहें तो शिक्षित लोग जो थे, उनके जो ईश्वर में जो क्या कहें, ईश्वर में जो उनका था कि विश्वास था, पादरियों के द्वारा जो डाला गया था कि ईश्वर ही सब कुछ है, और हम पादरी जो है, हम जो कहेंगे वही वहाँ का नियम बन जाता था। लेकिन जैसे ही वहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुए, ब्रह्मांडों के बारे में पता चला, तो वहाँ के लोगों के द्वारा यह लगने लगा कि नहीं, पादरियों के द्वारा भ्रष्टाचार की व्यवस्था की जा रही है और अराजकता उत्पन्न की जा रही है। उस स्थिति में मार्टिन लूथर ने और वहाँ कि और भी कई एक, जैसे आप मैकियावेली ले लें, दांते ले लें, उनका विचार लोगों को प्रेरित किया, और वहाँ से उन लोगों ने नई दुनिया की खोज के लिए अपना रास्ता प्रशस्त किया, या नई दुनिया की खोज के लिए आगे बढ़े। और इसी क्रम में कोलंबस ने आगे बढ़ करके इस जगह की खोज की, और इसी को उन्होंने नई दुनिया का नाम दिया। और यह जो ब्राजील है, ये वाला क्षेत्र, और जो कैरिबियन द्वीप समूह है, इन्हीं क्षेत्रों पर सबसे प्रथम बार उनका आगमन हुआ, और उसके बाद फिर इन्होंने नई दुनिया का नाम दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इस क्षेत्र के माध्यम से आप थोड़ा सा इस पर चिंतन और मंथन करें कि यह ट्रेड, डिस्कवरी एंड न्यू वर्ल्ड का यह प्रदर्शन करता है। यहाँ से व्यापार भी प्रारंभ हो गए और नई नई खोजों का भी प्रारंभ या शुरुआत करें हो गया, और इसी के माध्यम से फिर एक नई दुनिया का विकास हुआ, जो कि भविष्य में, अभी के समय में यदि देखें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उस समय के लिए नए क्षेत्र थे, और इसी आधार पर उस क्षेत्र को नई दुनिया का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत जब आप देखते हैं तो यूरोप के द्वारा कैरेबियन द्वीप समूह, या कहें कि मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो बीच वाला भाग था, जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में देख सकते हैं, तो यह जो क्षेत्र था इनके यूरोप के संस्कृतियों के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। लेकिन यहाँ के संस्कृतियों को इन लोगों के द्वारा नष्ट किया गया, जो कि आप आगे के अध्याय में भी, आगे के कंटेंट्स में आप समझेंगे। और 1911 में जो इंकाई शहर था माचू पिच्चू के बारे में, माचू पिच्चू 1911 में इसकी खोज हुई, और इसके पहले का जो इतिहास यदि आज के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता है। और इसी के जो
साक्ष्य मिले हैं या अभिलेख मिले हैं, उसी के आधार पर उस समय की इतिहास की रचना की गई। और इस समय क्या करते थे, इस समय के इतिहास के बारे में इन क्षेत्रों में यूरोपवासी उसको लॉग बुक, जैसे कि उसको कहा जाता था लॉग बुक या डायरी में वो लिखा करते थे दिनचर्या, और उन्हीं दिनचर्याओं के माध्यम से इन क्षेत्रों के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है, या फिर कहें तो ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा जो लॉगबुक या डायरी लिखा जाता था प्रतिदिन, उसके आधार पर है। और यहाँ के जितने भी सांस्कृतिक साक्ष्य हैं या फिर जो भी वहाँ ध्वंसावशेष थे, उसको इन लोगों के द्वारा नष्ट किया गया। तो पूरी तरह से यदि यहाँ के इतिहास के बारे में जानना है तो निर्भर रहना पड़ता है वहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है उस पर, या फिर यूरोपवासी यात्रियों के द्वारा जो लॉगबुक या डायरी लिखे जाते थे उस पर। अब मुख्य तौर पर हम लोग आज इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कि इस ब्राजील द्वीप समूह में जो जन समुदाय थे एज़टेक और इंका, यहाँ पर देख सकते हैं इंका, एज़टेक साम्राज्य और माया क्षेत्र की संस्कृति। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एक क्रम आया था कोलंबस के द्वारा कि यहाँ इनका आगमन हुआ था बहामा में, और बहामा नाम दिया गया था, स्पेन भाषा में बोला जाता था, वहाँ पर छिछला समुद्र का स्थल था, वहाँ उसको बोला जाता था बहामा। और सर्वप्रथम यहाँ पर आए थे तो इसी को बहामा नाम दिया गया था। और आज के जो बहामा द्वीप समूह है इसी क्षेत्र में हैं, और इसी क्षेत्र में अरवाकी लोग रहते थे, और यहाँ एज़टेक लोग रहते थे। और इन्हीं दोनों का जो जीवन निर्वाह का जो क्षेत्र था वह इस पर निर्भर करता था। जैसे अरावाकी लोग कैरेबियन सागर में, जैसे एक आप डायग्राम के सहायता से मैं आपको बताता हूं कि अरावाकी ल्यूको समुदाय यह कहाँ रहते थे, कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों समूह थे, वहां पे रहते थे। आज बहामा कहे जाते हैं, उन क्षेत्रों को बहामा कहा जाता है। और बृहत्तर जो एंटिलीज था, इन दोनों क्षेत्रों पर इन अरावाकी लोगों का निवास था। लेकिन उसमें एक कैरीब कबीला था जो खूंखार कबीला था, वह युद्ध में विश्वास करता था, जबकि अरावकी जो लोग थे वो युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, वो प्रेम से किसी भी बात को सुलझाते थे और युद्ध करना नहीं चाहते थे। और यही जब कबीला यहाँ उनका निवास हुआ तो फिर वो कैरेबियन सागर के छोटे छोटे समूहों में आ गए। उनका जो जीवन निर्वाह था वह क्या था, खेती था, शिकार था और मछली पकड़कर वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। और खेती में मक्का, मीठा आलू और कसावा और अन्य कंद मूल उपजा करके अपने जीवन का निर्माण करते थे। और वे कैसे थे, वे जीववादी थे। कहने का मतलब कि वो ईश्वर में विश्वास करते थे और अपने जो लोग थे उनको, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना उनको पसंद था, और वो युद्ध में विश्वास ना करके शांति में विश्वास करते थे। अब एक आता है हैमक यानी झूला, जिसको कहा जाता है, जिसको कि आगे के चित्र में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं, हैमक वहाँ का एक झूला होता था जिसको यूरोपीय लोग बहुत पसंद करते थे। और स्पेन के संपर्क में आने के बाद अरावाकी जीवन जो शैली था वो समाप्त हो गया था। और तुम्बी नामा लोग जो थे रहते थे दक्षिणी अमेरिका में, और वो ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में उनका निवास था। और वही जो ब्राजील नाम का जो पेड़ है उसी के नाम पर उस देश का नाम ब्राजील पड़ा है। और वहाँ पर तुम्बी नामा एक जन समुदाय था, वो लोग वहाँ पे रहते थे। और इसको आगे चित्र के माध्यम से हम देखना चाहेंगे तो यह जो तुम्बी नामा लोगों का ये है आर्मेडियन लोग इस तरह से अपने निवासों में रहते थे। और उनको जंगलों से बांस से बनाए हुए जो टोकरी बनाते थे, और उनके द्वारा यह जो वस्तु बनाए जाते थे यह यूरोपियन लोग को बहुत पसंद आते थे। और इसके बदले में क्या देते थे, उनको जब वहाँ पर उनका प्रवेश हुआ था तो इनसे वो खरीदते थे और उन्हीं से उनका जीवन निर्वाह होता था। यह है हैमक, जैसे कि रॉकिंग हिस्ट्री ऑफ द हैमक सीविंग चेयर।
इससे आप आज के डेट में भी अनुभव कर सकते हैं देख करके। उस समय बांसों से और जो जंगली पौधे होते थे उससे यह हैमक बनाया जाता था और इसे यूरोपवासी लोग बहुत पसंद करते थे। इसके बाद है तुम्बी नामा के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से ब्राजील पेड़ों पर उनका निवास था और ब्राजील के घने जंगलों में, ब्राजील पेड़ों के घने जंगलों में इनका निवास स्थान था और यही ब्राजील का जो नाम पड़ा है इन्हीं ब्राजील पेड़ों के नाम पर पड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एज़टेक जन समूह के बारे में जानेंगे इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर एज़टेक, माया और इंका, जैसा कि आप उत्तरी और मध्य अमेरिका के बीच मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर का द्वीप समूह है, उन क्षेत्रों में एज़टेक सभ्यता विकसित हुई, माया सभ्यता विकसित हुई और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर इंका सभ्यता का विकास हुआ था। और यह जो सभ्यताएं थी वह कृषि पर निर्भर करके अपने अर्थव्यवस्था को संचालित किया था और यहाँ पर राजतंत्र थे। यहाँ एक प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा या एक शासक के द्वारा यहाँ का कार्यकाल किया जाता था, प्रशासन किया जाता था और लोग यहाँ पर कृषि पर निर्भर रहते थे। इनका कृषि ही मुख्य पेशा था, जबकि यूरोप वासियों के द्वारा कृषि से संबंधित कार्यों को लेकर के यहाँ पर उपनिवेश स्थापित नहीं किए थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं का खादान था। इसके कारण यहाँ पर उनका निवास हुआ था। यह नहीं था कि यहाँ आकर के हम खेती करेंगे और खेती से हम आर्थिक उपार्जन करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि इन क्षेत्रों में जो खनिज संपदाएं हैं उनको हम विकसित करके अपने देश ले जाएंगे और वहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जब यहाँ पर आए तो एज़टेक लोग बहुत ही शांत प्रिय लोग थे। जब कोलंबस का आगमन हुआ था तो उनका स्वागत किया गया था और कोलंबस भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए थे कि हम जिस द्वीप पे आए हैं वहाँ पर मेरी स्वागत हो रही है। और इस तरह से इन तीनों सभ्यताओं की चर्चा इस मायने में की गई है कि यहाँ का जो मुख्य पेशा था कृषि था और कृषि में मक्का और मीठे आलू की खेती अधिक होती थी और उसी उत्पाद से वो अपना जीवन बसर करते थे। और यहाँ पर सभ्यता का, समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि यहाँ के ध्वंसावशेषों से या फिर अभिलेखों से जो प्राप्त वस्तुएं मिलती हैं या फिर वहाँ जो भवन हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर किस प्रकार की भव्य सभ्यता का विकास हुआ था। एज़टेक सभ्यता का चित्र के माध्यम से देखें, आज भी वहाँ पे जब सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनका वहाँ पर देखा जाए तो आज के समय में भी इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। और जो वहाँ वास्तुविद के द्वारा जो कलाएं जो प्रस्तुत की गई थी भवनों के निर्माण में, उसको भी देख करके पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक सभ्यता का विकास हुआ था और बहुत ही समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ चित्र के माध्यम से देखें तो एज़टेक इधर है आपका दक्षिणी अमेरिका की तरफ और उधर ऊपर में है आपका मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका, और इन्हीं दोनों के मध्य में एज़टेक एम्पायर की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर शासक के द्वारा या कबीले के जो प्रमुख होते थे उनके द्वारा यहाँ पर शासन की व्यवस्था चलती थी और इनका उद्देश्य था कि सभी लोग मिलजुल करके रहें और मिलजुल रहने के बाद अपनी सभ्यता का विकास करें। माया सभ्यता के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर है कि मैक्सिको की खाड़ी से लगा हुआ एक क्षेत्र था, वहाँ पर माया सभ्यता का विकास हुआ था। और इसको एक चित्र के माध्यम से देखें तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि यहाँ की संस्कृति कितनी समृद्धशाली थी। और यहाँ जो आज भी यह पर्यटक का केंद्र है और वहाँ देखने से पता चलता है कि माया सभ्यता का विकास कैसे हुआ था और माया सभ्यता किस तरह से अपने आप को विकसित किया था। यहाँ की कुछ देन है जो सूर्य भगवान से संबंधित, वहाँ देवताओं के आधार पर मंदिर का निर्माण किया था और आज भी वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर देवताओं को मानते हुए भी माया सभ्यता के जो काल गणना है, सूर्य के आधार पर जो काल गणना की जाती है, तो उनके कैलेंडर को भी उसमें ध्यान रख करके बनाया जाता है।
तो कुछ देन है जो माया सभ्यता के देन है, और इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि माया सभ्यता भी एक समृद्धशाली सभ्यता थी। और यहाँ की जो वास्तुकला थे, यहाँ के जो साहित्य तो नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन अभिलेखों से हमें अनुमान लगाया जाता, हम लोग इतिहासकारों ने अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के आधार पर वहाँ पर किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ था। जैसे ही यूरोपियन के द्वारा पर यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए गए तो इनके ध्वंसावशेषों को सुरक्षित न रख करके इनको नष्ट कर दिया गया। लेकिन कहीं कहीं पर जो अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है कि माया सभ्यता का भी विकास बहुत ही समृद्धशाली तरीके से हुआ था। अब पेरू के इंका लोगों के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह भी यही कृषि पर आधारित सभ्यता थी, और यहाँ के जो अवशेष जो मिले हैं उससे भी यही पता चलता है कि माया सभ्यता की तरह भी यहाँ सभ्यता का विकास हुआ। और यहाँ एक दो जो हैं इस पुस्तक में बताए गए हैं, और ध्यान से पहले तो हम लोग देख लें कि पेरू में इंका जो सभ्यता का विकास किन क्षेत्रों में हुआ। तो यह जो क्षेत्र देख रहे हैं पेरू, चिली, यह जो है 3000 मील तक इन सभ्यता का विकास हुआ था, और यह दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर इंका सभ्यता का विकास हुआ था। और यहाँ पर जो भवन बनाए गए हैं वह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, और शिलाखंड जैसे कि आप इसको जब अध्ययन करेंगे और गहराई से, पहले तो मेरी व्याख्यान को सुन लें, आप समझ लें, उसके बाद जब अध्ययन आप करेंगे तो पाएंगे कि यह जो सभ्यता बनी थी वह वैज्ञानिक तरीके से भवनों का निर्माण किया गया था। बहुत बड़े बड़े चट्टानों को रख, एक के ऊपर दूसरे को रख करके भवन का निर्माण किया गया था। तो इस आधार पर जब देखेंगे तो किस तरह से वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी तकनीकों को अपना करके वहाँ वास्तु कला का विकास किया गया था। इसके माध्यम से एक कवि थे जो लिखा गया है पावेलो नेरूडा के द्वारा, माचू पिचू का जो मिला है साक्ष्य अभिलेख, वह पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है। उसके बारे में यह वर्णित किया गया है कि किस तरह से वहाँ पर किसान अपनी जीवन को निर्वहन करते थे और बहादुरी के साथ अपनी संस्कृति का विकास किया था। तो इनके बारे में लिखा गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक आता है, आप चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ सकते हैं इसको, क्वीपू। क्वीपू जो था, जो इंका लोगों का भाषाई संकेत था। क्वीपू में क्या था कि एक धागा होता था और उसमें गांठ बना करके अपने संकेतों को वो उकेरित करते थे या अंकित करते थे। और यह जो है दिखाया गया है क्वीपू के माध्यम से कि एक गांठ बना करके, आज भी उन क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि क्वीपू के माध्यम से वहाँ लिखित जो साहित्य हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन एक साक्ष्य के द्वारा पता लगाया गया है कि क्वीपू, वहाँ बहुत सारे साक्ष्य जो मिले हैं। तो इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि धागों को बीच में गांठ दिया जाता था और गांठ देने का कोई एक मकसद हुआ करता था, और उसी मकसद के सहारे वह अपने संकेतों को उकेरित करते थे या फिर अंकित करते थे। अब इस टॉपिक के अंतर्गत यह चर्चा की गई है कि यूरोप वासियों का खोज यात्राएं, कि किस तरह से कोलंबस ने खोज यात्राएं प्रारंभ की। और जब आगे देखते हैं तो आप इसको डिटेल में, एक है ज्योग्राफी के टॉलमी महोदय, समझ गए, क्लॉडियस टॉलमी महोदय के द्वारा जो बुक लिखी गई वह सबसे ज़्यादा प्रभावित किया यूरोपियन को खोज यात्राओं में शामिल होने के लिए। वह एक पृथ्वी का मानचित्र बनाया और वो मानचित्र के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में किन किन क्षेत्रों में जाया जा सकता है। और उन्हीं की सहायता से टॉलमी के जो ज्योग्राफी किताब जो लिखे गए थे उसके माध्यम से उनको प्रेरणा मिली और वह भौगोलिक खोजों को आगे करने के लिए तत्पर हुए और जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ उन्होंने खोज प्रारंभ किए। और इसी क्रम में कोलंबस ने यात्रा प्रारंभ की। और जब देखेंगे तो यात्रा प्रारंभ करने के बाद वहाँ संस्कृतियों से
उनका संबंध हुआ और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा क्या कि कृषि के साथ साथ और अन्य संसाधन भी वहाँ पर हमें प्राप्त हो सकते हैं, और इसी क्रम में वहाँ उद्योग, व्यापार और दास प्रथा की प्रचलन वहाँ पर संभव हुआ। एक और है, देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि नाइट्स, इसको कहा जाता था समुद्रों का विजेता, समझ गए, इसको समुद्रों का विजेता कहा जाता था। और नाइट्स ऑफ द ओशियन, पिछले अध्याय में आपने अध्ययन किया है कि नाइट किसको कहा जाता था। नाइट जो होते थे वो कुशल सैनिक होते थे, और जब यूरोपवासी का प्रवेश यहाँ पे हुआ तो उन्होंने नाइट्सों को भी यहाँ पे लाया, क्योंकि उन्हें डर था। एक समय अभी पूर्व में अभी चर्चा किया हूँ कि एक कैरिबी जो था खूंखार जनजाति समूह था जो दूसरे के ऊपर आक्रमण करता था। तो कोलंबस के ऊपर भी आक्रमण हुआ था जब लौटा था यूरोप, तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उन्होंने नाइट्सों को भी अपने साथ ले लिया था, यानी कुशल सैनिकों को भी उन्होंने अपने साथ लिया था, और यहाँ पर उनके साथ युद्ध करके वह अपने आप को विजेता साबित किया था। और इस स्थिति में क्या होता था कि एक नाइट्स ऑफ द ओशियन उनको कहा जाता था, और एक व्यवस्था बनी थी जिसको कहा जाता था रिको क्वेस्टा, और रिको क्वेस्टा के अंतर्गत कैपिटुलेशियन एक व्यवस्था बनी थी, जिसको इस चित्र में दिखाया गया है कि इसके अंतर्गत किंग नाइट्स ऑफ ओशियन थे, जो समुद्रों का विजेता जिनको कहा गया, उसके द्वारा एक व्यवस्था लाई गई, कैपिटुलेशन सियोन्स कहा जाता, कैपिटुलेशन कहा जाता था। और उस स्थिति में यहाँ क्या होता था कि जो विजित जो प्रदेश होते थे उनको वहाँ के जो इनको सहयोग करते थे विजेता घोषित करने में या विजेता बनने में सहयोग करते थे, उनके ऊपर वहाँ का प्रशासन सौंप दिया जाता था। और इस व्यवस्था को वहाँ पर लाया गया, और बाद में भी यह प्रचलन में रहा जब उपनिवेश स्थापित हुए। अब यहाँ एक अहम जो लास्ट विषय बिंदु हैं कि अटलांटिक पारगमन, यानी अटलांटिक महासागर के दूसरी छोर, यानी कहा जाए कि पूर्वी तट पर यूरोपवासी के जो यात्री थे नाविकों के द्वारा या फिर कहें समुद्री यात्राओं के द्वारा जो उन्होंने वहाँ पर अपनी पहुँच स्थापित की, तो उसमें सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस का स्थान आता है। तो उसकी एक चर्चा की गई है इसमें कि किस तरह से पुर्तगाल के राजा के द्वारा पहले आग्रह किया गया, लेकिन उनके द्वारा नहीं हुआ, तो फिर स्पेन के राजा के आदेश से वो क्या किया, 3 अगस्त 1492 को पालोस पतन से अपना अभियान जहाज द्वारा रवाना किया। इसको याद करने की आवश्यकता है क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि कब और कहां से। तो कब 3 अगस्त 1492 ईस्वी को, और कहां से, तो पालोस जो पतन था, बंदरगाह था, वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की कौन, कोलंबस ने। और उसमें 2 बातें और है, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव थी। 2 तरह के नाव थे, एक छोटी नाव और दूसरा था कैरेवल जो कि बड़ा होता था। और कैरेवल में 2 जहाज शामिल थे जिसका नाम था पिंटा और नीना, समझ गए, पिंटा और नीना कैरिबियन में शामिल थे। और सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव थी, समझ गए। और सांता मारिया की कमान जो था स्वयं कोलंबस के हाथों में था, और इसमें 40 कुशल नाविक थे, समझ गए। और इन्होंने 33 दिनों तक आगे बढ़ता रहा, और यह 12 अक्टूबर 1492 को उसने जमीन को देखा, प्रथम बार जमीन को देखा। यानी कहा जाए तो बहामा के जो द्वीप समूह थे उन्हें दिखाई पड़े, और इनके बीच खुशी का एक लहर जागा, क्योंकि इनके जो साथ जो भी नाविक थे वह परेशान हो गए थे कि अब हम लोगों का मौत तय है। इसमें तो कम है, लेकिन और जब आगे के भाग में जाएंगे आप उच्च कक्षाओं में तो उसकी पूरी चर्चा की गई है। और उसमें 3 महीना तक
आपका कोलंबस के द्वारा जब किया गया था तो उस पर खाद पानी सब लिए हुए थे, और जब खाद पानी समाप्त होने लगा था तो उनको एकदम निराश हो गए थे, उदास हो गए थे कि अब हम लोग बच करके लौटने वाले नहीं हैं। तो उस स्थिति में उनको एक जब भूमि का किनारा नजर आया तो बहुत खुश हो गए कि चलो अब हमको वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि कोलंबस की जो चाहत थी वो पहुँचने का था समुद्री मार्ग से भारत, इंडिया, लेकिन वो इंडिया ना पहुँच करके दूसरे द्वीप समूह पर पहुँचे। और इसीलिए कोलंबस के द्वारा प्रथम बार कहा गया कि इंडीज को मैंने खोज लिया है, और वह छोटा बड़ा द्वीप ना होकर के छोटे छोटे समूहों में बटा हुआ है, और इसलिए उसको इंडीज नाम दिया, इंडिया ना दे करके इंडीज नाम दिया। ठीक है, और इस स्थिति में वह बहुत खुश हुआ, और फिर यहाँ पर ही उसको अरावाक लोगों से मुलाकात हुई, और अरावाक लोग शांति प्रिय थे, उनका स्वागत किए लोग। और इस चीज़ को देखकर कोलंबस भी आश्चर्यचकित रहा कि हम पहली बार जब किसी क्षेत्र में आए वहाँ पर मेरी आवभगत हो रही है, यहाँ तक कि अपने जो विलासिता के जो वस्तुएं थी उनको उपहार स्वरूप कोलंबस को भेंट किया गया। ठीक है, तो इस क्रम में आपको अध्ययन करने को मिलता है कि किस तरह से अरावाकी लोग जो कोलंबस का स्वागत किया था, और इसको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि यह जो है कोलंबस का जहाज है या नाव है, और यहाँ पर जो अरावाकी लोग हैं वह पहले तो भयभीत हो गए कि इनके द्वारा हो सकता है हम पर हमला हो, और हमला हुआ भी था। करीबी जो खूंखार जाति थे उनके द्वारा हमला हुआ, लेकिन अरावाकी लोगों के द्वारा इन पर हमला नहीं हुआ, और उन्हें आवभगत और स्वागत भी किया गया, और अपने तरफ से उनको भेंट भी स्वीकार किया गया। और इस तरह से इसके अंतर्गत पूरी चर्चा की गई है, और इसमें देखिए 32 सप्ताह लगे थे, और एंटिलीज द्वीप समूह पर कोलंबस का आगमन हुआ था, और इस तरह से वहाँ जो है कि यूरोप वासियों का आगमन हुआ। और इस भाग के अंतर्गत मैं आप लोगों को 4 भागों में बांटकर मैं आपको बताया हूँ, जो कि सीखने का अवसर है आपको, कि पहला जो है कि किस तरह से हमने हाँ एक चीज़ और इसके पहले मैं बता दूँ कि एक टेबल दिया गया है कि यूरोप वासियों द्वारा समुद्री यात्राएं जो की गई है, इसको आप जो हम कंटेंट से जो नोट है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वर्ष कौन सी घटनाएं घटी। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कब कौन सी घटनाएं घटी, और इसके आधार पर आप अपना समझ विकसित कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे संस्कृतियों का विकास हुआ और किस तरह से यूरोप के द्वारा नए संस्कृतियों में टकराव हुई, और इसके अंतर्गत कैरिबियन जो द्वीप समूह थे और ब्राज़ील के जो जन समुदाय थे उनके अंतर्गत मध्य और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी राज व्यवस्थाएं थी, जैसे एज़टेक जन थे, माया लोग थे, पेरू के इंका लोग थे, और किस तरह से यूरोप वासियों के द्वारा अटलांटिक का पारगमन किया गया। इस आधार पर आपको समझने में इस सत्र के अंतर्गत सुविधा हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि इस में जो हम नोट्स आपको दिए हैं वह नोट्स आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे और बोलने के क्रम में जो बातें आई हैं उसको आप समझेंगे, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यह कंटेंट्स दिए जाएंगे उसका अध्ययन करेंगे तो आप बखूबी इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो मैं इस भाग में इतना आज के सत्र में कर रहा हूँ। अगले भाग में कैसे स्पेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और यहाँ तक इंग्लैंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जो मध्य अमेरिका था वहाँ पर कैसे उनका उपनिवेश स्थापित हुआ, और कैसे दो संस्कृतियों के बीच में एक टकराव उत्पन्न हुए, ताकि यह जो चैप्टर है जिसका नाम ही है संस्कृतियों का टकराव, तो उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस मैं आज के सत्र में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, समझदार बने, पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इसी शुभकामना के साथ मैं इस सत्र का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।